स्टूडेंट्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी। एनएमएमएस के एग्ज़ाम का भी आप तैयारी अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। दशहरा का समय चल रहा है और आपको यहाँ पर दशहरा घूमने की भी होगी। पूरा का पूरा साइकोलॉजी दशहरा पर्व में चला गया होगा, मित्रों से मिलने का, घूमने का। लेकिन फिर भी पढ़ाई करना ही है, अनिवार्य है और परीक्षा भी आपका नज़दीक है। सो चलिए हम लोग तैयारी करते हैं। आज फिर से हम विज्ञान का ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का विश्लेषण भी करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में हम लोग चल रहे थे। तो यहाँ पर देखेंगे, समय को बर्बाद न करते हुए जल्दी से आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए कौन सी कृषि पद्धति अपनाई जाती है? कौन सी कृषि पद्धति अपनाई जाती है? नंबर ए में पारंपरिक कृषि पद्धति, बी में आधुनिक कृषि पद्धति, विशिष्ट कृषि पद्धति और डी में कोई नहीं। तो चलिए हम देखते हैं विश्लेषण करके। पारंपरिक कृषि पद्धति क्या, हम किसको हम बोलेंगे? जैसे हमारे पूर्वज जैसे किया करते थे, हल से, कुदाल से, खुरपी से, तमाम चीज़ों से ये अपनी कृषि कार्य को ये किया करते थे, जिसमें पैदावार बहुत कम होती थी और मेहनत ज़्यादा होता था। तो उसको पारंपरिक कृषि पद्धति के नाम से हम लोग ये जानते हैं। तो पारंपरिक कृषि पद्धति बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन देने के लिए पर्याप्त नहीं है। बी में चलता है आधुनिक कृषि पद्धति। आधुनिक कृषि पद्धति है कि नई नई जो तकनीक आ रहे हैं, उस तकनीक का हम उपयोग कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम फसल का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन आगे देखते हैं कि क्या कहता है। एक कहता है विशिष्ट कृषि पद्धति। अब विशिष्ट कृषि पद्धति आधुनिक कृषि पद्धति का ही एक रूप है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, एक ही प्रकार के फसल को बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको उपजाया जाता है। इसमें यह ख्याल नहीं रखा जाता है कि और भी फसल मतलब कि हमें उगाना है। जैसे धान है तो धान का ही बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल उपजाएंगे, गेहूँ है गेहूँ का ही बहुत ज़्यादा मात्रा में उपजाएंगे। अब विशिष्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि जैसे फल उत्पादन के लिए विशेष रूप से इसको किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फल का उत्पादन मतलब किया जाएगा। तो ये विशिष्ट आधुनिक का ही एक रूप है, लेकिन इसमें होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अप्लाई करते हुए, वैज्ञानिक तकनीकों को अप्लाई करते हुए और किया जाता है, और एक ही कृषि में इसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। तो ये विशिष्ट भी कृषि पद्धति है, कोई नहीं। तो आधुनिक से भी सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन हो जाएगा? विशिष्ट कृषि पद्धति। अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आपका विशिष्ट कृषि पद्धति ना रहेगा, तब चला जाएगा आधुनिक कृषि पद्धति। क्लियर है? तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए में कहता है निराई, बी में कहता है सिंचाई, सी में कहता है जुताई और डी में कहता है कोई नहीं। चलिए एक एक को हम देखते हैं ऑप्शन को। तो पहले समझते हैं यहाँ उलटने, पलटने और पोला करने। अब उलटने पुलटने को तो हम समझ रहे हैं कि हल से हम जैसे हम जोतेंगे तो मिट्टी जो होती है दो भागों में ऐसे पलट जाती है। तो ये कुदाल से मारेंगे तो कुदाल से मिट्टी कट करके पीछे की ओर ये फेंकाते चले जाएगी। तो ये तो हो गया कि चलिए उलटने पुलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या है। मान के चलिए कि एक ही जगह हम कुदाल से लगाए और मिट्टी कोड़े, और फिर कोड़ा हुआ मिट्टी पर ही फिर कुदाल से लगाए, तो बार बार जब हम उसको एक ही खेत को जब हम जोतेंगे, बार बार कोड़ेंगे बार बार, तो मिट्टी क्या हो जाएगी? भुरभुरा हो जाएगी। मिट्टी जो भुरभुरा जो हो जाती है उसी को बोलते हैं पुलाव या पोला बोलते हैं, ठीक ना। तो यानी कि मिट्टी एकदम भुरभुरी बना देना ही क्या कहलाता है? पोला। तो चलिए मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए में निराई। निराई क्या, जो सोहनी करते हैं, खेत से अवांछनीय पदार्थ को निकालते हैं, फसल के अतिरिक्त जो भर जाते हैं उसमें उसको निकाल देते हैं, उसी को बोलते हैं निराई। तो इसको तो नहीं बोलेंगे। मिट्टी को उलटने पुलटने को बोल रहा है और पोला बनाने की क्रिया को बोल रहा है, तो इसमें निराई का कोई रोल नहीं है, इसलिए यह नहीं होगा। सिंचाई, सिंचाई भी नहीं होगा। सिंचाई तो पटवन से संबंधित है, पानी देने से संबंधित है। तो या तो हल से जोती है या कुदाल से, जैसे भी। तो ये आंसर हो जाएगा कौन? जुताई। आंसर क्या हो जाएगा? जुताई। आप क्लियर हो रहे होंगे, उम्मीद है कि आप क्लियर हो रहा। अगर क्लियर नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और भी बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए नंबर 3 क्वेश्चन में
बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करने का कार्य किन औजारों से किया जाता है? कहता है कि बुआई से पहले, कोई भी चीज बुनते हैं खेत में, उससे पहले मिट्टी को भुरभुरा करने का कार्य किन औजारों से किया जाता है? किस औजार से हम मिट्टी को भुरभुरा करते हैं? नंबर ए हल, नंबर बी कुदाल, नंबर सी कल्टीवेटर और नंबर डी सभी। आप समझ रहे होंगे हल क्या है। हल तो मतलब कि बैल जो लेकर के उसके कंधे पर रख करके उसको जो चलाते हैं, ऐसा पकड़ के ऐसे चलाते हैं, है ना किसान, तो उसको क्या बोलेंगे? हल। कुदाल तो जानते हैं, इस प्रकार से खोदा जाता है, उसका नीचे पाटा जो होता है चौड़ा होता है और लकड़ी का बेंट लगा हुआ होता है, कुदाल। सी में है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है? ट्रैक्टर से खेत को जुताई होते हुए देखे होंगे, पीछे जो लोहा का है उसमें फार लगा हुआ होता है, 9 फार लगा होता है, 7 फार लगा हुआ होता है, वो क्या है? कल्टीवेटर है, जो ट्रैक्टर से मतलब कि खेत को जोता जाता है, पीछे जो लोहा वाला जो जिसमें फार लगाया हुआ था, क्या है? कल्टीवेटर। तो हल से भी बुआई के पहले मिट्टी को क्या किया जाता है? भुरभुरा करने का काम होता है। कुदाल से भी और कल्टीवेटर से, तीनों से होता है, यानी कि सभी आंसर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। सभी के सभी आंसर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए चौथा, निम्न में खरपतवार निकालने के लिए कौन औजार सबसे ज्यादा उपयुक्त है? फिर से समझ लेते हैं खरपतवार क्या होता है। खरपतवार जो फसल, जैसे आपने धान मतलब कि आपने खेत में लगाया है और धान के अतिरिक्त उसमें देखते होंगे कि सामा हो जाता है, धान में मतलब कि क्या उसको बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो धान जैसा ही मतलब कि हो जाता है। जो मान लेते हैं कि सीता धान रोपे हैं या आप रजमहली धान रोपे हैं या जो भी धान रोपे हैं, नटवा मंसूरिया रोपे हैं, उसके अतिरिक्त जो दूसरा धान उसमें हो जाता है वो भी अवांछनीय नहीं आता है, तो उसको क्या करते हैं किसान? निकाल देते हैं। एगो मोथा होता है धान में, तो धान के अतिरिक्त मोथा हो जाता है जो सारा उर्वरक को खींच लेता है, तो मोथा को भी सोहनी, धान सोहाता है ना जी। देखे होंगे ना कि धान जब रोपा जाता है तो 15-20 दिन के बाद में उसको सोहनी होता है, तो सोहनी क्या होता है? उसमें क्या करते हैं हम लोग खरपतवार को ही तो निकालते ना हैं। गेहूं में हो जाता है बल, गेहूं में हो जाता है, उसमें गेहूं में जैसा रहेगा, लेकिन वो फूटेगा तो लगेगा कि गोल गोल निकल रहा है ऊपर में। धान खेसारी ये सब मसूरी है, सब में देखते होंगे क्या बथुआ हो जाता है सब, है ना। तो क्या चीज़ है? खरपतवार में है। तो निम्न में खरपतवार निकालने के लिए कौन औजार सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? कौन सा औजार से हम लोग निकालते हैं? ए में हल से निकालेंगे। हल से लगाएंगे तो फिर समूचा पलटा ही जाएगा मिट्टी, तो जो आप लगाए हैं फसल वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो हल से नहीं ना होगा, हल से नहीं होगा। कुदाल से, हाँ कुदाल से हो सकता है। कुदाल से कैसे होगा? जैसे भंटा लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, तो देखते हैं ना क्यारी में बीच बीच में क्या करते हैं, वो पतला पतला जो कुदाल होता है उससे क्या करते हैं? मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, कोड़ते हैं। क्लियर है ना। तो कुदाल से होगा। सी में कल्टीवेटर ट्रैक्टर में जो पीछे अभी जो बताया फार लगा हुआ होता है, उसको तो लगा देंगे तो और तहस नहस हो जाएगा ना, और उसमें पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा ना। तो कल्टीवेटर होगा ही नहीं। डी में कहता है सभी, लीजिए ये कहता है कि सभी, कल्टीवेटर हो और कुदाल हो हल हो, ये सभी होगा नहीं। इसमें से कौन होगा? मोर देन सुटेबल आंसर कौन हो जाएगा? कुदाल। अच्छा मान लेते हैं कि यहाँ पर खुरपी रहता था, क्या होता? तो कुदालों से बढ़िया हो जाता कौन? खुरपी। क्लियर है ना। लेकिन हल तो होगा ही नहीं, फसल लगा के फिर जोत देंगे तो समूचा बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ निम्न में खरपतवार निकालने के लिए औजार सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन है? तो जितना 4 ऑप्शन है इसमें से कुदाल ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, इसलिए कुदाल हो जाएगा। क्लियर है। 5वां, इनमें कृषि के प्राचीन उपकरण कौन है? प्राचीन माने पुराना, हमारे पूर्वज जो पहले मतलब कि कृषि कार्य करना जब शुरू किए तो कौन कौन से औजार मतलब कि पहले यूज करते थे, तो वही उसी को कहता है कि प्राचीन उपकरण कौन है। ए में हल भी है, बी में कुदाल भी है, और सी में कल्टीवेटर, ये तो नहीं है कल्टीवेटर। खुरपियो है, लेकिन अब इसमें देखना है कि खुरपियो है, कुदालो है, हल भी है, तो ये कौन हो जाएगा सबसे प्राचीन? अच्छा महाभारत जब देखे होंगे तो कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम, देखते थे ना कि हल रखले रहते थे कांधा पर, यानी कि उस समय वो क्या थे? एक कृषक थे, और वो हल उनका मतलब कि क्या था? ये चिन्ह था उनका, मतलब कि शस्त्र था वो हल।
तो इसका मतलब कि उस समय भी मतलब कि हल था, प्राचीन काल में है ना। तो आप रामायण को सुनते होंगे, तो रामायण में मतलब कि सुने होंगे ना कि राजा जनक के यहाँ पूरा का पूरा क्या हो गया, पानी जब नहीं बरसने लगा तो सभी लोगों ने कहा कि राजा जनक जब अपने से हल जब चलाएंगे तब जाकर पानी, यानी हल शब्द का हल जो शब्द उस समय भी आया यानी कि प्राचीन है। तो कुदाल से भी सबसे प्राचीन कौन है, हल, और खुरपी से भी सबसे प्राचीन कौन है, हल। इसलिए मोर सुटेबल आंसर कौन हो जाएगा, हल हो जाएगा। सुटेबल कौन हो जाएगा, हल हो जाएगा। क्लियर है। तो आइए हम छठा चलते हैं यहाँ पर। आजकल जुताई का आधुनिक औजार कौन है। आजकल जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है उसमें आजकल जुताई का आधुनिक औजार कौन है, सीड ड्रिल नहीं। सीड ड्रिल क्या है, ये तो बीज को उसमें डालता है, बीज बोआता है इससे, एक जुताई उताई इससे कोई माने मतलब नहीं है, केवल बीज बोने वाला है ये मशीन है ना। कुदाल, तो जुताई का आधुनिक औजार क्या है, कुदाल। कुदाल होगा, कितना कोड़ेगा भाई, कुदाल लेकर के कितना कोड़ पाएगा खेत। तो कल्टीवेटर, हाँ अभी तक कल्टीवेटर है। हल, हल भी वैसा नहीं है, हल से भी बहुत टाइम लगेगा। तो कल्टीवेटर जो है जुताई का आधुनिक क्या है, औजार है। कल्टीवेटर जुताई का आधुनिक क्या है, औजार है। समझा आपने। तो चलिए बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बुआई के लिए आधुनिक तरीका क्या है। बुआई के लिए आधुनिक तरीका क्या है, माने आजकल जो है आधुनिक तरीके में जैसे किसान क्या करते हैं, पहले ऐसे 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 करके ना बोते थे, या मतलब कि हल जो होता था ना जिसको टारा बोलते थे, एक रहता था नीचे से लगा हुआ पाइप टाइप का, ऊपर में ऐसे रहता था गोल, और उसी में किसान क्या करते थे, अनाज को डालते जाते थे, खास करके रबी फसल, और बैल खींचते जाता था, गिरते जाता था, तो बहुत टाइम लगता था भाई उसमें। तो बुआई के लिए आधुनिक तरीका क्या है, तो सीड ड्रिल। सीड ड्रिल चलिए आधुनिक तरीका है। खुरपी, इससे भी हम रोपते हैं लेकिन बड़ी टाइम लगता है। कुदाल अभी बताया गड़बड़ है। कल्टीवेटर ये तो होबे नहीं करेगा, ये तो जुताई करने का ना है। तो सबसे बुआई के लिए आधुनिक तरीका क्या हो जाएगा, सीड ड्रिल। क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे 8वां, खाद किस प्रकार का पदार्थ है। खाद किस प्रकार का पदार्थ है, कार्बनिक है कि अकार्बनिक है कि जहरीला है कि सभी है। तो देखिए खाद हम कहेंगे किसको पहले, तो खाद एक जैविक पदार्थ होता है जो जैसे मिट्टी में खरपतवार जो सड़ जाता है उससे बनता है, गाय भैंस का गोबर है, मल मूत्र है उससे बनता है, माने जितने भी मल मूत्र है वो टाइप का जो गनौरा हम बोले सीधा सीधा ना, तो वो क्या है, खाद है। गनौरा क्या है, जो प्राचीन काल में है, पहले जो देखते थे ना, आज भी डलाता है कहीं कहीं, गनौरा उठा उठा करके खेत में डालते थे। पहले खाना जो बनता था ना पुआल से, गोईठा से या उपला से, है ना, तो राख निकलता था तो सब गनौरा पर फेंका जाता, जब ढेर हो जाता था गनौरा हो जाता था, उसको उठा करके खेत में डाल देते थे। तो ये क्या है, वो जैविक होता, माने कि कार्बनिक है ये। खाद किस प्रकार का पदार्थ होता है, कार्बनिक। इसमें कोई रसायन नहीं है, कोई जहरीला ये चीज नहीं है। तो ये खाद किस प्रकार का पदार्थ है, तो ये हो जाएगा कार्बनिक, ये हो जाएगा कार्बनिक। उर्वरक जो होता है ना वो हो जाएगा रासायनिक, कहें अकार्बनिक कहेंगे उसको। तो उर्वरक को क्या करेंगे, उर्वरक को बोना में बंद कर करके उसको छली लगा के रख सकते हैं घर में, जैसे DAP रखते हैं, यूरिया रखते हैं, फास्फेट रखते हैं, फास्फोरस रखते हैं, तमाम रखते हैं कि नहीं रखते हैं। लेकिन ये खादवा के रखिएगा बोना बंद करके, माने गनौरा के रखिएगा, गोबर को रखिएगा बोना बंद करके, नहीं होगा, है ना। तो खाद किस प्रकार का पदार्थ है, तो कार्बनिक पदार्थ है। क्लियर है। तो अब 9वां प्रश्न, इनमें जैविक पदार्थ कौन है, इनमें जैविक पदार्थ कौन है। तो A में खाद, B में उर्वरक, C में दोनों, D में कोई नहीं। अभी भी न बताएं कि खाद कौन होता है। जो भी जैविक पदार्थ जो होता है, गाय भैंस कोई भी जीव जंतु का डंग होता है, मल मूत्र होता है, उससे बनता है, या कोई भी चीज़ सड़ गया, पत्ता उत्ता सड़ गया, घास सड़ गया, वो तमाम चीज़ें जो है उनसे बन जाता है। क्या जी, सड़ने के बाद में क्या बनता है, खाद बनता है। तो इनमें जैविक पदार्थ कौन है, घास उससे हुआ ना जी, तो यह हो गया खाद न हो गया। घास क्या था, जीव था, और वो सड़ गया तो क्या बन गया, खाद। अच्छा, जीव जंतु उसके द्वारा क्या निकला, गोबर, उसका मल मूत्र निकला, वो सब क्या बन गया, खाद बन गया, है ना। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये खाद, इनमें जैविक पदार्थ कौन हो जाएगा, खाद हो जाएगा। उर्वरक तो होगा ही नहीं क्योंकि रासायनिक पदार्थ है
है ना। दोनों होगा ही नहीं कभी, कोई नहीं है तो दो में से एक कौन होगा, खाद। तो इनमें जैविक पदार्थ कौन हो गया, ये खाद हो गया। क्लियर है। 10वां, इनमें उर्वरक कौन नहीं है, इनमें उर्वरक कौन नहीं है। तो यहाँ देखे यूरिया, क्या बताया अभी, उर्वरक है। यूरिया क्या है, उर्वरक है। बोरा में बंद करके इसको छली लगा के रख सकते हैं, इसको बोरा में बंद करके, है कि नहीं। अच्छा, बी में सल्फेट, ये सब कहाँ बन रहा है, फैक्ट्री में। ये बन रहा है फैक्ट्री में, गनौरवा फैक्ट्री में थोड़ी बनता है, ये तो जमा कर करके ना होता है। इसको बनाते हैं फैक्ट्रियों में बनाते हैं। यूरिया, सल्फेट, ये क्या है, रासायनिक पदार्थ है ना। पोटास रासायनिक पदार्थ है। ये तीनों का तीनों जो है ना उर्वरक है, तीनों का तीनों क्या है, उर्वरक है। इसको जब डालेंगे ना खेत में तो ये खेत के फसल उपजाने की पावर को घटा देगा, यानी उर्वरा शक्ति को क्या करेगा, कमजोर कर देगा। इसको जब डालेंगे ना जैविक वाला को, खादवा के, तो ये क्या करेगा, उसमें फसल के शक्ति को, उपज शक्ति को क्या करेगा, बढ़ा देगा, ज़्यादा फसल होगा, है ना। तो इनमें उर्वरक कौन नहीं है, तो हम उर्वरक, यूरिया उर्वरक है, सल्फेट उर्वरक है, पोटास उर्वरक है, और खाद जो है उर्वरक नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि आंसर कौन हो गया, डी, खाद। जितना भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाएंगे, जब तक पूरा का पूरा चारों ऑप्शन नहीं पढ़िएगा, प्रश्न को समझिएगा नहीं, तब तक बनाने का प्रयास नहीं करिएगा। पहले प्रश्न को समझिएगा और फिर उसको चारों ऑप्शन आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जरूर पढ़ेंगे, तब जाकर के उसको मतलब कि निष्कर्ष निकाल करके आयोग पर कहीं उसको स्टेनिंग करिएगा, रंगिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे, और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और दूसरे लोगों तक आप पहुंचाइए, तब न जाकर के सबको फायदा मिलेगा। तो चलिए, धन्यवाद, आप बने रहिए और पढ़ाई बढ़िया से करिए।